सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आवाज़ ज़्यादा तो नहीं आ रही? सही आ रही? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। आज की क्लास में हम कुछ बात कर लेते हैं यार, है ना? बात करना ज़रूरी है। सेल की बात कर लेते हैं। सेल सफ़ेद होना चाहिए। काली तो लोगों की जुबान भी होती है। हाँ, तो देखो यार, सेल फिजिक्स में भी सेल होता है, केमिस्ट्री में भी सेल होता है, बायोलॉजी में भी सेल होता है। तुम जिस सब्जेक्ट का नाम लोगे उस सब्जेक्ट में सेल होता है। मैथ्स में भी सेल होता है। इकोनॉमिक्स में भी होता है क्या? पता नहीं भाई, मैंने तो पढ़ी नहीं। तो लास्ट क्लास में हमने सेल के बारे में थोड़ी बहुत बात करी थी, आप लोगों को याद नहीं है क्योंकि आप पापी हो। आप लोगों को ये मैंने बता रखा था कि जो भी सेल है इसमें जो ई है इसका ईएमएफ कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब याद आ रहा है? और आर इसका होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब याद आ रहा है? हाँ, क्योंकि आप तो पापी हैं। और इसके ये वाला टर्मिनल ए, ये वाला टर्मिनल बी, वी ए माइनस वी बी को अपन बोलते थे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने पूरा लिखाया था, है ना? इसको बोलते थे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करी जाए तो इसको मैं डेल्टा वी बोल दूंगा। डेल्टा वी की वैल्यू ई माइनस आई आर थी जब सेल डिस्चार्ज हो रहा था। अब याद आया? जब सेल डिस्चार्ज हो रहा था। और डेल्टा वी की वैल्यू ई प्लस आई आर थी जब सेल चार्ज हो रहा था। मतलब इतनी बातें मैं बता चुका हूं पहले से, लेकिन तुम तो पापी हो, घर जाके रिवाइज करना नहीं है। तो दो चार बातें पूछ लेते हैं फिर। इसके बाद देखो, आइडियल सेल के बारे में भी शायद मैंने बात कर ली थी। आइडियल सेल का मतलब होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है? जीरो। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई इंटू जीरो, मतलब जो डेल्टा वी है वो ई के बराबर ही रहेगा। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? ईएमएफ के। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा या कम हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सेल है वो चार्ज हो रहा है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है। ई से कम होगा अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ई से ज़्यादा होगा अगर सेल चार्ज हो रहा है। अरे हाँ ना यार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपन एक प्यारा सा ग्राफ भी बना सकते हैं। बनाया था क्या लास्ट क्लास में? बनाया था? याद आ रहा है क्या तुम्हें? देखो जरा, बनाया था कि नहीं बनाया था। ये तो याद नहीं है। बनाया था? ठीक है जी। तो अब हम बनाएंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ आइडियल सेल के लिए। ये आइडियल सेल के लिए अगर बात करेंगे तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर ही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है, चाहे सेल चार्ज हो चाहे सेल डिस्चार्ज हो। ये थोड़ा सा इसकी भुजाएं थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हैं। या एक मिनट, आर नहीं, इसको ई आई के साथ बनाते हैं, मजा आएगा। ये कॉमन सेंस है, खुद सोच के देख क्या करना चाहिए। तो किस में फायदा है? तो लिख लेना चाहिए ना फिर। ऐसे ना अपने आप से रीजनिंग करो। ऐसे जब भी कोई भी ऐसा मन में डाउट आए ना, पूछो अपने आप से चार क्वेश्चन, खुद ही आंसर देंगे अपन। पता नहीं कौन सी फैक्ट्री चल रही है तुम्हारी जहाँ पे जाके तुमको मजदूरी करनी है। ईंटें तो नहीं उठाती जाके बट्टे पे? अच्छा। और तुम्हारे भाई बहनों के रिजल्ट आ गए 10वीं और 12वीं के? कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है? पास पास हो गए सब? कोई फेल तो नहीं हुआ? वो बच्ची जो नई आई है, क्या नाम है तुम्हारा? सहानी? मोहिनी? अच्छा, मोहिनी।
तो क्या कुछ पढ़ा पढ़ा है आपने फिजिक्स? नहीं, हम चैप्टर नंबर 3 खत्म करने वाले हैं। तो आप कैसे करेंगी मतलब? अच्छा, फिर क्या भाई? तो कर लेना है ना। कैसे करोगी वो मैं नहीं जानता। कहाँ रहती हो तुम? मम्मी पापा दोनों अलग जगह से हैं, तो हम कहाँ से बताएं कि हम कहाँ से हैं? अब यहाँ पर अब यहाँ पे वो पैट्रियार्की नाम की कोई चीज सुनी है क्या तुमने? ठीक है। गांव भी स्पेसिफाई किया जाए? अगली क्लास में बेचारे बोलेंगे नहीं, सब चुपचाप बैठेंगे। हम शायद बात कर चुके हैं, आप लोगों ने छाप लिया होगा, है ना। हम सब लोगों के डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए और देखा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसमें ना दो केस बनते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ये तो आइडेंटिकल है। देख, E1 R1 कॉमा E2 R2 E3 R3 E4 R4। मैंने ऐसे ऐसे बस 4 सेल बनाए हैं, ताकि बस मुझे तो सिर्फ तुम्हें बताना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात देख, मैंने एक का भी इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया नहीं है, लेकिन नीचे लिख दिया है। आपको दोनों ही नोटेशन मिलेंगे, कई जगह सेल के साथ बना के दे देगा, कई जगह वो सिर्फ लिख देगा। आप दोनों में ही कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर लिख दिया है तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो भी ठीक है। ठीक, तो ऐसा लिख दिया उसने, इसका मतलब इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन उसने बनाया नहीं है। ए पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। इन सब में एक कॉमन चीज तुमको दिखाई दे रही है क्या? एक का प्लस दूसरे के माइनस से कनेक्ट है, आया ना। एक का प्लस दूसरे के माइनस से कनेक्ट है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं ई इक्विवेलेंट की बात करूं, तो इनका ई इक्विवेलेंट होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। मतलब ये वो कनेक्शन है जो कनेक्शन होना चाहिए, जो कनेक्शन एकदम करेक्ट है। अगर मैं इसके आर इक्विवेलेंट की बात करूं, तो वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। समझ गए बात को? देखो रायता कहाँ फैलता है। अगर मैं इस तरीके इन सब को हटा के मैं एक सेल बना दूंगा, एक आर इक्विवेलेंट बना दूंगा, मेरा काम हो गया। ये बन गया आपका ई इक्विवेलेंट, ये बन गया आर इक्विवेलेंट, ये प्लस ये माइनस। ध्यान रखना सबके प्लस एक ही साइड थे, तो मैंने यहाँ पर एक ही साइड ही इक्विवेलेंट का प्लस बनाया है। बी की साइड ही मैंने निगेटिव थे, तो बी की साइड ही मैंने निगेटिव बनाया है। ठीक है जी, छापने से कुछ होने वाला है नहीं, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, दूसरा केस सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा बन सकता है कि जो सेल हैं वो उल्टे कनेक्ट हों। यार इस चीज को थोड़ा सा बुद्धि ला के सोच। जब इनके माइनस माइनस कनेक्ट हैं या फिर प्लस प्लस कनेक्ट हैं, तो हम बोल रहे हैं सेल उल्टे कनेक्ट हैं।
जब इनके प्लस और माइनस कनेक्ट है तो हम बोल रहे हैं सेल सीधे कनेक्ट हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देख, अगर ये डिस्चार्ज हो रहे होंगे तो सारे ही डिस्चार्ज हो रहे होंगे, हाँ या ना? और अगर ये चार्ज हो रहे होंगे तो भी ये सारे ही, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सारे के सारे ये सही कनेक्ट हैं। रायता कब फैला कि प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब रायता ये फैल गया कि ये तो हो गया भैया E1 कॉमा R1, ये हो गया E2 कॉमा R2, ये हो गया E3 कॉमा R3। तीन सेल के लेके समझा देते हैं, ए और बी। अब गेम ये हुआ कि दो सेल तो इसमें अलग डायरेक्शन में लगे हैं, एक सेल अलग डायरेक्शन में लगा है। तो अगर जैसे मान लो ये सारे के सारे अगर डिस्चार्ज होने की कोशिश करें तो दो डिस्चार्ज होंगे और एक जिसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट घुस रही हो वो क्या होता है, चार्ज, और जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही हो वो क्या होता है, डिस्चार्ज। लेकिन अगर मान लो मैं इनको चार्ज करने की कोशिश करूं तो ये दोनों चार्ज होंगे और ये वाला क्या होगा, डिस्चार्ज। मतलब ये तो विकट समस्या है। इसका मतलब कौन अपने बिहेवियर के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो ये तीसरा वाला दिख रहा है जो कि एकदम सेल मेरा उल्टा लगा हुआ है। इस केस में तुम्हें क्या करना है कि जो भी तुम ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जब तुम ई इक्विवेलेंट लिखने जाओगे तो ध्यान रखना ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से इसका जो ईएमएफ है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो सेल अगर होते, ये 10 वोल्ट ये 5 वोल्ट तो आंसर 5 वोल्ट होता, ये 10 वोल्ट ये 2 वोल्ट तो आंसर 8 वोल्ट होता। अगर ये सही कॉम्बिनेशन में ये 10 वोल्ट और ये 2 वोल्ट होता तो आंसर 12 वोल्ट होता। समझ गए बात को? ठीक है। इस दौरान समस्या ये भी है कि आपका जो आंसर है वो कैसा आ रहा है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब जैसे आपने जो ये पॉजिटिव माने हैं उसके हिसाब से बैटरी बनेगी। अगर आपका आंसर सपोज करो नेगेटिव आ गया, E3 की वैल्यू E1 E2 के समेशन से भी ज़्यादा है, तो उस केस में जो फाइनल सेल है वो कैसा बिहेव करेगा, E3 के जैसा। समझे बात को? तो जो फाइनल सेल बन रहा है वो मैटर कर रहा है कि आखिर कैसा है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि इसका जो आंसर आ रहा है वो ई इक्विवेलेंट पॉजिटिव ही आ रहा है, तो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर ई इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट, इसका नाम ए, इसका नाम बी, और ये प्लस ये माइनस बना के मैंने इसे, ठीक है जी। तो दोनों बातें सीख गए, छाप लेंगे। क्वेश्चन लिखा जाए, a cell of EMF a cell of EMF E a cell of EMF E when connected to resistor, a cell of EMF E when connected to resistor of 4 ohm and 9 ohm, a cell of EMF E when connected to resistor of 4 ohm and 9 ohm current in the circuit are current in circuit are 2 ampere and 1 ampere respectively, 2 ampere and 1 ampere respectively. Find internal resistance of cell. Find internal resistance of cell. 2 ampere and 1 ampere respectively. Then find internal resistance of cell. विवान ऐसा ही क्वेश्चन था, है ना? अभी अपन ने 2 बार ऐड किया, उसने अलग अलग बार ऐड किया। क्या हो गया उत्कर्ष? हाँ? नहीं क्या नाम है तेरा? तेरा नाम तो उत्कर्ष है, हैं? क्या नाम है इसका? तुझे नहीं याद हुआ अभी तक? तो उत्कर्ष कौन है? अच्छा,
मजा आता है। लारण्या, क्या आंसर बता। पैरेलल में कहाँ बोला है? शुरुआत करें। जैसे आपके सामने यहाँ पर ये चित्र मैंने बना रखा है, ये एक सेल है, ये पूरा एक सेल है। इस सेल के दो टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनल से अपन ने एक रेजिस्टेंस आर जोड़ दिया, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों में सेम करंट जा रही है। जो करंट सेल से निकली वही यहाँ से घूम के इसमें चली गई। तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। अगर ये सीरीज में है तो हमने पढ़ रखा था करंट होता है बैटरी का ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो बैटरी का ईएमएफ ई है और आर इक्विवेलेंट कितना है, आर प्लस आर, सीरीज में। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले उसने बोला है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ो। 4 ओम एंड, मतलब एक बार 4 ओम के साथ किया गया और एक बार 9 ओम के साथ। जब 4 ओम के साथ किया गया तो करंट कितनी आई सर्किट में, 2 एम्पियर, और जब 9 ओम के साथ किया गया तो करंट कितनी आई, 1 एम्पियर। तो E बराबर मुझे पता चल गया, E कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं या डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, है ना। E बराबर आई आर, तो आर की जगह आर प्लस आर। ईएमएफ है E, करंट है तुम्हारे पास 2 एम्पियर, 4 ओम का तुमने पहले रजिस्टर लगाया, इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। वापस से आपने इस इक्वेशन में ईएमएफ ई रहा, लेकिन जब आपने इसमें 9 ओम रखा तो करंट 1 एम्पियर हो गई, तो उस केस में 9 प्लस आर हो गया। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, अननोन कितने हैं, दो। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। तो 2 इंटू 4 प्लस आर इज इक्वल टू 9 प्लस आर, तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 1, मतलब r बराबर 1/2। कितने लोगों का r सही है, किसी का भी नहीं। r अगर 1/2 आ गया तो उसने क्या पूछ रखा है, ईएमएफ कितना हो गया। ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी, इन इक्वेशन 1 डाल देंगे, इन इक्वेशन नंबर 1, 2 इंटू 4 प्लस 1/2, तो ईएमएफ भाई आ रहा है 9 वोल्ट, ठीक है नहीं। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कैलकुलेशन एरर कर दिया क्या? 4 दूनी 8, अच्छा 2r माइनस आर होगा तो हाँ 1 होगा, ये मेरी गलती है, कैलकुलेशन एरर है। 2r माइनस आर होगा तो 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो r की वैल्यू 1 आएगी, और r की वैल्यू अगर 1 आएगी तो 4 और 1 5, 5 दूनी 10 वोल्ट हो जाएगा। फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। जी हाँ, उसने क्या पूछा है, सिर्फ करंट ही पूछा है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस भी पूछा है ना। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल लिया और हमने उसका ईएमएफ भी निकाल लिया, मतलब हमें सेल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। अब उस सेल को उठाओ कहीं भी ले जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है जी, चलो।
एक स्टेटमेंट लिख लेंगे। if an identical cell if an identical cells of EMF E and internal resistance R, if an identical cells of EMF E and internal resistance R, मतलब स्मॉल r है ना, R, ARE, are connected in series, are connected in series, then their equivalent EMF will be, then their equivalent EMF will be, बोर्ड पे देखो, NE, then their equivalent EMF will be NE and equivalent resistance will be NR, then their equivalent EMF will be NE and equivalent resistance will be NR। ठीक है, अगर ये सिंपल सी बात है। आइडेंटिकल रजिस्टर्स को मैं स्लाइड आगे करूं, क्या आप लिख रहे हैं? अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को मैं ऐसे ही आइडेंटिकली ऐसे जोड़ दूं तो ये कितना एन टाइम्स, तो ये ई ई ई ई ई एन टाइम्स तो कितना हो जाएगा एन ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 तो ये कितना हो जाएगा एन आर। बस इतनी सी बात बोली है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इफ वन सेल इज कनेक्टेड, if one cell is connected with reverse polarity, if one cell is connected with reverse polarity, if one cell is connected with reverse polarity, then equivalent EMF, then equivalent EMF will become कितना होगा? सॉल्व करो बताओ। then equivalent EMF will become, सॉल्व करो खुद बताओ। हाँ, एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, जो R इक्विवेलेंट होगा वो अभी भी NR ही रहेगा। कितने हटेंगे? बहुत बढ़िया, एकदम सही, 1 नहीं 2 हटेंगे, यही तो समझ रहे हैं। तो पहले लिख लो, समझा तो मैं भी दूंगा ही। देन E इक्विवेलेंट विल बी n-2 into E, then E equivalent will be n-2 into E, and R equivalent will be NR, and R equivalent will be NR in above case। ऊपर वाले केस की बात हो रही ना, इन above केस। ऊपर वाले में जो भी आइडेंटिकल लगे थे उसमें से अगर एक उल्टा कर देंगे तो R equivalent पे फर्क नहीं पड़ेगा, E equivalent पे फर्क पड़ेगा। अब समझते हैं गेम हुआ क्या, ठीक है। बोर्ड पे देखो, एक बार में समझ में आएगा। जैसे मान ले ये 4 है, ठीक, 4 में से मैंने इसको उल्टा कर दिया, हो गया उल्टा। अब इसका ईएमएफ कितना हो गया? 2E हुआ ना। तो पहले कितना था? 4E। एक को उल्टा किया तो कितने खराब हुए? 2। ये समझे ना, अगर एक को उल्टा कर रहे तो कितने खराब हो रहे हैं? 2। तो इसकी वजह से टोटल कितने थे? NE। इसमें से एक को उल्टा किया तो कितने खराब हो गए? 2। तो -2E, इसीलिए मैंने लिखा है n-2 इंटू। चमका? अब अगर मान ले n थे, इसमें से मैंने 10 उल्टे कर दिए तो कितना घटाऊंगा? 20। तो NE -20E, ठीक है ना। छाप लिया होगा मेरे हिसाब से। अगली हेडिंग लिखी जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे सेल का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पहले इजी वाले ही बता देता हूं, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात ऐसी है कि जैसे एक सेल, 2 सेल, 3 सेल,
ऐसे n सेल्स हैं, ये E है, ये R है, ये सारे के सारे किस में कनेक्ट हैं? पैरेलल, सारे आइडेंटिकल हैं। ये हैं n आइडेंटिकल सेल। n आइडेंटिकल सेल्स हैं जो अपन ने इस तरीके से लगा रखे हैं, ER 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 ER। ये देखो सबके जो टर्मिनल्स हैं वो एक जैसे ही हैं, सब में लेफ्ट साइड क्या है? पॉजिटिव, एक भी उल्टा नहीं किया। ऐसे केस में जो E इक्विवेलेंट होता है वो E इक्विवेलेंट E ही रहेगा, ठीक है। और जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा R/N। शुरू करें? हो सर। ये हो गया एकदम इजी केस, है ना। अब देखो कॉम्प्लिकेटेड केस। E1 R1, 2 R2, E3 R3, जो जाएगा EN RN, ठीक है, n सेल है। अब इसमें मैं पता करना चाहता हूँ कि अगर इस पूरे सिस्टम को हटा के अगर मुझे एक बैटरी और एक R इक्विवेलेंट लगाना हो तो कैसे करें। तो देख यार, ये सारे के सारे R इक्विवेलेंट पैरेलल में तो दिख रहे हैं, तो इसके लिए मैं सिंपली ये तो कर ही सकता हूँ कि बोर्ड को छोटा कर दूं, है ना। ये तो अपन कर ही सकते हैं, बोर्ड को छोटा, ये कर दिया। अब देख कि अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना हो तो 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर n है तो लास्ट में कितना आ जाएगा? प्लस 1/Rn। लेकिन जब E इक्विवेलेंट की बात आएगी तो E इक्विवेलेंट का आप छोटा सा डेरिवेशन कर सकते हैं वैसे, अगर मन है, वरना मन नहीं है तो मत करो, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरी तरफ से। यहाँ से जो कुछ भी करंट आई ये I के ही तो हिस्से हुए हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन प्लस IN, हाँ या ना। और I को तुम क्या लिखते थे? I तुम्हारे लिए आज तक जिंदगी में था क्या? I था तुम्हारे पास V/R, ये था कि नहीं था। अब इस पूरे सिस्टम को मैं यहाँ से हटा के एक बैटरी लगाना चाह रहा हूँ। ये बैटरी का EMF है E इक्विवेलेंट, R है R इक्विवेलेंट, लेकिन करंट अभी भी इसमें कितनी आएगी? I। तो ये जो I है ये E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट है कि नहीं है। इस वाली ब्रांच में अगर I1 करंट जा रही है तो मैं इसको मैं E1 अपॉन R1 प्लस इसको मैं E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? EN अपॉन RN। तो ये इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मेरे पास सिर्फ दो ही सेल हैं, अगर ये दो सेल हैं तो मैं लिखूंगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। लेकिन जैसे ही R इक्विवेलेंट की बात आएगी तो आप कहोगे सर इस R इक्विवेलेंट को उठाओ इधर से और इसको इधर ले जाके पटक दो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इंटू R इक्विवेलेंट। जब इस R इक्विवेलेंट को यहाँ पर ले जाके पटक देंगे तो ऐसी बात है, देखो वैसे आइडियली सोचा जाए ना तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये हो जाएगा
1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, सॉरी, इसको भी नीचे लेके जाके लिखा जा सकता है। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यही तो लिखा हुआ है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो ई इक्विवेलेंट है वो ई इक्विवेलेंट आ जाता है मेरे पास, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे पास E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको एलसीएम लेके अगर अपन सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। जो नीचे R1 R2 थे वो कैंसिल होके खत्म हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये ना इस डेरिवेशन में गड़बड़ है, ये डेरिवेशन आइडियली गलत है। देखिए इसमें क्या गड़बड़ है, इस ब्रांच में जाने वाली जो करंट I1 है, I1 का मतलब है इस ब्रांच में जो करंट जा रही है, इस ब्रांच में जो करंट जा रही है इसका मतलब इस सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो आइडियली E1 होना चाहिए था, आया ना। तभी तो उसको I अपॉन R1 करोगे, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जो था रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था वो डिवाइडेड बाई R1 करोगे तब वो करंट I1 आएगी। तो आइडियली ये डेरिवेशन तो गलत है, डेरिवेशन नहीं है, एक तरीके से इसको याद रखने की एक ट्रिक है। इसको आप डेरिवेशन की तरह मत समझो, इसको एक ट्रिक की तरह समझो। वैसे तो इसका जो डेरिवेशन है वो नोडल एनालिसिस से है, आप इसको ट्रिक के तौर पे याद रख लो कि अगर जैसे मान लो कभी एक से ज़्यादा सेल आ जाए, हालांकि कभी नहीं आने वाले, कभी नहीं आने वाले मतलब कभी नहीं आने वाले, 2 सेल मैक्सिमम है, और अगर 2 सेल आएंगे तो 2 सेल के लिए ये फॉर्मूला आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये तो आगे याद रखने के लिए उन लोगों के लिए है जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ, बाकी तो अपना इससे काम चल जाएगा। यहाँ पर भी एक चीज़ देखो कि मैंने जब भी बात करी है तो दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइड हैं। अगर एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव हो जाए तो जिसका नेगेटिव हुआ है वहाँ पर E1 E2 जो भी नेगेटिव है उसकी वैल्यू नेगेटिव रख देना। तो जैसे मान लो E2 का ये वाला टर्मिनल नेगेटिव कर दिया मैंने, तो उस केस में यहाँ पर क्या लिखोगे, E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। चमक गई बात। तो डिस्कशन ना ये चीज़ें याद रखने के लिए एग्जैक्टली चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली सही तो क्या होता कि यहाँ पर जो इनके रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट डिवाइडेड बाई R1, आया ना। खैर तो ठीक है, छापेंगे, याद करने के लिए सही है सब। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आप लोगों को जैसे 2 सेल वाली चीज तो आपको पता चली गई है ना, सिंपल इसका फॉर्मूला E2R2, इसका दोनों को हटा के एक बैटरी बनाना है तो इसका E इक्विवेलेंट बन जाएगा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। और इसमें जो दूसरा केस था वो ये था कि ये हो जाएगा E1R1, ये हो जाएगा E2R2। अगर टर्मिनल ऐसे हैं प्लस माइनस ऐसा है, ये प्लस प्लस है, ये लाइक पोलैरिटी कनेक्टेड है, ये अनलाइक पोलैरिटी कनेक्टेड है। तो इस केस में जो E इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। दोनों ही केसेस में R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ही रहेगा। आप लोग चाहें तो लिख लें इसको, अगर लिखना चाहने की इच्छा रखते हैं लिख सकते हैं। डेरिवेशन के बारे में मैंने बता दिया, वो डेरिवेशन नहीं है, वो ट्रिक है। आइडियली वहाँ पर E1 माइनस वी, E2 माइनस वी, E3 माइनस वी होना चाहिए। तो अपन डेरिवेशन तो नहीं कर रहे हैं, ट्रिक के तौर पे उसको याद रखेंगे ना। हालांकि 2 सेल से ज़्यादा कभी आएगा भी नहीं आपके, 2 सेल ही सफिशिएंट है, और आएगा तो फॉर्मूला आपको याद है। फॉर्मूला में क्या है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी छापो।
देविका आई है क्या? नहीं, क्यों? प्रिया, प्रिया कौन है? इसका क्या नाम है? पायल। अगली हेडिंग लिखी जाए, पावर। 2 मिनट, 2 मिनट कुछ नहीं होता। देखो हेडिंग पावर। प्रिय भोले बच्चों, हाँ, आप लोगों का रिजल्ट आ गया है। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे इस संडे के टेस्ट का? मैं बताऊंगा, मैं। आशिता, आशिता, आशिता कौन है? नहीं, आशिता आनंद अपनी क्लास में कोई बच्ची है क्या? आदित्य सरकार, कहाँ है आदित्य सरकार? ए बर्थडे बॉय, आदित्य जैन है तो। अच्छा, सरकार कहाँ है? आहाना, पेपर ही नहीं दिया। आद्या शर्मा, नलायक ने पेपर ही नहीं दिया। अंकित मिश्रा, अंकित मिश्रा, पेपर ही नहीं दिया। अक्षत, अक्षत ने भी नहीं पेपर दिया, नहीं दिया ना तूने? भूमिका, गोल हो गई। आदित्य जैन, 119 नंबर आए हैं भाई, तालियां हो जाए लड़के के लिए। तालियां वापस कर, कम है। हर्षिल, 243 नंबर आए हैं। कितने का पेपर था? 300 का? 243, 243। सीखो, 43 समझ गया ना? 200 प्लस 40 प्लस 3 मतलब 243। देविका नहीं आई, बाकी सब एब्सेंट है। ईशान 63, शुभम गुप्ता 86। हीरो तो बहुत बनना था ये। ढेर सारी बुक सॉल्व कर ली है सर मैंने, और एकदम क्लास में बैठ के भी सर मैं बुक ही सॉल्व करूंगा। प्रिया, 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 अच्छा। प्रत्युष, एग्जैक्ट एकदम 100 मारा है भाई लड़का। समर्थ 96। सौंदर्या, मेहनत करनी है बेटा अपने को, लेकिन अब बहुत हिम्मत का पेपर दिया, चलो इतनी हिम्मत तो दिखाई। ऋषभ प्रधान, बहुत बढ़िया, अच्छा लगे रहो। 120। रोनित पात्रा 102। करण, मेरे करण अर्जुन आएंगे, कहाँ है करण? करण कब से नहीं आया? अच्छा, रविशा, रविशा नहीं आई। ऋतिका, ऋतिका, रिद्धिमा, क्या लिख दिया? अरे केस कर दो। रिद्धिमा, पेपर ही नहीं दिया तुमने तो, हाथ क्यों उठा रही हो? वैष्णव, हमें नकल मारी थी क्या? चल झूठ है, चल झूठ है। 152। वैभव, वैभव कहाँ है? अच्छा, विवान ने भी पेपर नहीं दिया है। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हर्षिल के हैं, 243।
नंबर ज़्यादा आ रहे हैं भाई, पेपर टफ बनाना पड़ेगा। फिजिक्स में कितने है? फिजिक्स सबसे घटिया गया ना, इसीलिए मैं नहीं चाहता पेपर में कभी भी ऐसे तुम्हारे 300 में से 300 नंबर आए। ना 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 ना। पेपर ऐसा लेवल रखूंगा कि फिजिक्स तुम्हें याद दिलाए हम भी कुछ हैं। पावर लिखी जाए, हेडिंग पावर। देखो भाई बात ऐसी है, कंडक्टर है, कंडक्टर ऐसा सिलेंड्रिकल कंडक्टर समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस लगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगा तो उसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा। अरे हाँ या ना? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इधर गए होंगे, अकेला तो था नहीं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, आपस में टकराए होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल की वजह से जो इनका मूवमेंट है बहुत तेज हो रहा होगा, आपस में टकराएंगे तो ये कुछ एनर्जी लॉस करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट की ही बात अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने हेडिंग लिख दी ना पावर। ठीक है, तो पावर की बात ऐसी है दोस्त, इसमें एक आध लाइन लिखना चाहोगे या डायरेक्टली लिखना चाहेंगे? लिख लो एक आध लाइन। इन कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, in conductor when electric field is applied, electron accelerate and collides with each other. Electron accelerate and collides with each other and atoms, collides with each other and atoms, due to which energy dissipates, due to which energy dissipates in the form of गर्मी, in the form of गर्मी। हीट, दिमाग ही नहीं काम करता है। देखो भाई, electron accelerate and collides with each other and atoms, due to which energy dissipates in the form of heat. DISSIPATES, यही चाहिए था। तो देखो भाई बात ऐसी है कि तुम तो नालायक हो, बोलो हाँ ठीक, मान भी जाते हो। ये इसका EMF, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, जो एक्सटर्नल लगाया है वो कैपिटल आर है। यही तो गेम है, बस इतना सा। अब इसमें क्या है कि हमसे जो बात कर रहा है वो इस एक्सटर्नल में बात कर रहा है, इस एक्सटर्नल के अक्रॉस कितना हीट लॉस हो रहा है। जैसे पावर का जो फॉर्मूला है वो V/I है, ठीक है। आप V की जगह I/R डाल देंगे तो ये हो जाएगा I, V की जगह I डाल देंगे तो I²R हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप चाहें तो I की जगह V/R डाल देंगे तो यही फॉर्मूला V²/R हो जाएगा। तो पावर के तीनों फॉर्मूले काम में आएंगे, आपको तीनों याद होने चाहिए। इतनी बात समझ गए? ठीक। दूसरी चीज, हीट जो नाम की चिड़िया है, हीट होता है एनर्जी जो होती है पावर इनटू टाइम, ठीक है जी। तो मतलब हीट को अगर कभी निकालना है तो हीट हो जाएगी पावर इनटू, दैट्स इट। मतलब आप पावर निकाल रखें, बस इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम से। तो ये हो जाएगा I²R/T, या फिर आप बोल देंगे V²/R/T, या फिर आप बोल देंगे VI/T। सारी बातें सही है, ओके ठीक। अरे अभी का खत्म हुआ है यार, तो बड़े बोले हो। देखो इधर, यहाँ पर अगर अपन I की बात करें तो I कितना है, तो I अपने पास होता है E/R+R। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस सर्किट की बात करें तो इस सर्किट में जो करंट है वो E/R+R है। अब अगर मैं पावर पूछना चाह रहा हूँ, पावर इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो R है उसमें पावर की बात करूं तो पावर हो जाएगी I² × R।
तो पावर हो जाएगा आई स्क्वायर मतलब ई अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। थोड़ा रीअरेंज करके भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर बराबर ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। इससे क्या ना दिखने में थोड़ी अच्छी लग रही होगी, बाकी फॉर्मूला तो वही है, पावर बराबर आई स्क्वायर आर। अब हम ये जानने की इच्छा रखते हैं कि अगर इस पावर का मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ क्या बनेगा। पावर वर्सेस आर का ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करी जाए तो ग्राफ ऐसा बनता है, और इसमें जो पावर, जो मैक्सिमम पावर आप अचीव करते हैं, वो मैक्सिमम पावर आप अचीव करते हैं आर इज इक्वल टू आर पे। इस वक्त की जो पावर होगी वो मैक्सिमम होगी, ये पी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो कोई पूछे कि पावर सर्किट में मैक्सिमम कब होगी, पावर मैक्सिमम कब होगी, व्हेन, पावर मैक्सिमम कब होगी, जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाए। मतलब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के जो एक्सटर्नल के बराबर हो जाए। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल के बराबर। यही तो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तुम मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं। तो पावर मैक्सिमम कब होगी, जब ये आर और ये आर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो यहां पर जो तुमने ये जो फॉर्मूला निकाला है, P बराबर ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, इसका ग्राफ तो ये है, लेकिन ये मैक्सिमम तब होगा जब इसमें आर इज इक्वल टू आर डाल दोगे। मैं यहाँ पे इसको छोटा कर रहा हूँ, मैं शायद प्रॉब्लम तो नहीं ना कोई, होगी तो क्या है, मेरा क्या कर लोगे, सही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा रोगे। तो अगर R इज इक्वल टू आर है तो अपन को पावर मैक्सिमम निकाल लेनी ही चाहिए, तो वो हो जाएगी E अपॉन कैपिटल R प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर इंटू आर, मतलब E स्क्वायर बाई 4R। ये पावर की मैक्सिमम वैल्यू है, कब, जब R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर। तो ये P मैक्स भी कोई पूछे कि P मैक्स कितना होगा, तो उसकी वैल्यू इतनी होगी, और कहाँ पर होगा, वहाँ पर होगा। इसके बाद एक बात निकल के आती है, अच्छा लिख लो फिर बताता हूँ, पहले लिख लो, बड़ा करूँ या दिख रहा है, ठीक है जी, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, मैंने क्यों ही पूछा। ठीक है, चलो, उतना ही तो बड़ा है, छोटे बच्चों को नहीं जैसे उल्लू बनाते वैसे उल्लू बना दिया बस। हम्म, हेलो हेलो हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही होगी। तो बात ये है कि ए गधे, हाँ, एक बार में दोनों ने देखा, जैसे जब भी तुम मार्केट से बल्ब लेके आते हो, बल्ब मतलब हम एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहे, हम जो बात कर रहे हैं वो पुराने वाले बल्ब की बात कर रहे हैं, जो पीले रंग का होता था ना। उस बल्ब को अगर जाके कभी भी देखोगे, उस बल्ब पे इस तरीके से यहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं, और इस तरीके से उस पे, यहाँ पे सबसे टॉप पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है, और बाकी यहाँ पर इस तरीके से फिलामेंट होता है, ऐसा होता है ना बल्ब। इसमें ध्यान देना है, इस ऊपर जो लिखा हुआ है ना, इस पे यहाँ पर ऐसा लिखा होगा कि जैसे 220 वोल्ट, 100 वॉट। तो जब भी आप जाते थे तो बोलते थे कि भाई ये जो बल्ब है ये 100 वॉट का बल्ब है ना। जैसे अभी भी आप एलईडी बल्ब लेने जाते हैं तो वो भी 5 वॉट, 25 वॉट, 20 वॉट ऐसा होता है। एक चीज़ तो अपन ने डिस्कस नहीं करी है यहाँ पे पिछली वाली स्लाइड में, जो हम यहाँ कर लेंगे। जैसे जब हम बात पावर की कर रहे हैं
तो आपने जैसे 11th में तो पढ़ ही रखा है कि जो पावर है वो वॉट होती है, पावर की यूनिट वॉट होती है। अरे वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था ना। तो मैं वापस से नहीं बता रहा, क्या लिख देते हैं, लिखने में क्या जा रहा है, तुम्हारे ऊपर भरोसा कम है मुझे। यूनिट ऑफ पावर वॉट है, और हॉर्स पावर भी है एचपी। 1 HP बराबर 746 वॉट। ये सारी बातें 11th में बताई जा चुकी हैं, तो वापस से बताने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बता दे रहे हैं। क्या हुआ सहेली, तू मेरी सहेली। अरे अरे वाह, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे दो बकरियां हैं, आराम से चारा चरने के बाद एक बड़ा सा मैदान है, उस मैदान में लेटी हुई हैं, एक दूसरे से सिर लगा के सींग से सींग टकरा रहे हैं, ऊपर आसमान में देख रही हैं। हाँ हाँ, तुमने देखी नहीं ना, भोले बच्चे हो तुम। कौन? अच्छा अच्छा, 100 वॉट का बल्ब है, लेकिन एक बात पक्की है कि गधों के सिर पे सींग नहीं होते हैं। हाँ भाई वैष्णव, हाँ तुम्हारी बात हो रही है। जब तुम इस बल्ब को लेने जाते हो, 100 वॉट के बल्ब, तो यहाँ पर एक चीज फिक्स है कि ये बल्ब की जो पावर है वो 100 वॉट है, लेकिन ये कब है, जब आप 220 वोल्ट पे इसको रन कर रहे हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पावर इसके ऊपर लिखी गई है इसको रेटेड पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटेड पावर। और जो ये वोल्टेज लिखा है इसको बोलते हैं रेटेड वोल्टेज। ठीक है, रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज लिखा हुआ है, ये बात है। दूसरी बात, ये बल्ब जब जलेगा तो ये चमकेगा, चमकेगा तो ब्राइटनेस आएगी। तो इसमें जो एक डिस्कशन होता है वो होता है ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस का डिस्कशन ये है कि जितना बल्ब पावर को कंज्यूम करेगा उतना ही ज़्यादा चमकेगा, मतलब ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम्ड। ध्यान रखना, मैंने रेटेड पावर नहीं लिखा है, क्या लिखा है? पावर कंज्यूम्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पावर कंज्यूम्ड में अगर इसके पास 100 वोल्ट से, या इसके बल्ब के अक्रॉस अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो बल्ब तो फूट जाएगा, क्योंकि इसको बनाया ही किसके लिए गया है, 220 वोल्ट तक ये झेल सके। ऐसे ही अगर ये 100 वॉट पावर अगर ये मैक्सिमम खर्च कर सकता है, अगर इसके पास अगर पावर कंजम्पशन 100 वॉट से ज़्यादा हो गया तब भी बल्ब खराब हो जाएगा। हाँ या ना? तो ध्यान रखना, जो पावर है वो ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गई? पावर के, कि भाई बल्ब कितनी भी पावर खा रहा है। अब जब तुमने बल्ब को सीरीज में लगाया तो सीरीज में क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। जब करंट सेम होता है तो गौर से देख, जब करंट सेम है सीरीज में, तो सीरीज में क्या है कि जैसे मान लो तुमने दो बल्ब लगाए, दो बल्ब लगाने के बाद तुमसे पूछा गया है कि एक की पावर P1 है, एक की पावर P2 है, बताओ कौन सा ज्यादा चमकेगा? समझे? सीरीज में कितने बल्ब लगाए? दो। और पूछा गया है एक की पावर P1 एक की पावर P2 है, बताओ कौन ज़्यादा चमकेगा? तो जब तुम सीरीज में बात करोगे तो सीरीज में करंट सेम है, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? I²R या V²/R? I²R। जो भी रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज है इसका इस्तेमाल हमेशा रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकालने में काम आएगा, जो कि हो जाएगा V²/P। इसको V रेटेड अपॉन P रेटेड मैंने ऐसे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इससे? रेटेड रेजिस्टेंस मत समझ लेना, वो रेटेड है, चाहो तो पूरा लिख दो, रेटेड, RATED। रेटेड पोटेंशियल रेटेड वोल्टेज का इस्तेमाल, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज का इस्तेमाल हमेशा बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने में काम आएगा। तो अब यहाँ पर अगर तुम रेजिस्टेंस की वैल्यू डालोगे तो I तो दोनों में सेम है बल्ब में, और R की जगह आप क्या डाल दोगे? V रेटेड का स्क्वायर अपॉन P रेटेड। अब आपके पास दो बल्ब हैं, दिस इज बल्ब 1, दिस इज बल्ब
इन दोनों को आपने किस में कनेक्ट कर दिया? सीरीज में। बल्ब का मतलब सिंपल होता है रेजिस्टेंस। बल्ब का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज लाइक दिस। इसमें रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। बल्ब है तो इसकी जो रेटेड पावर है, वोल्टेज तो बल्ब का सेम रहेगा हमेशा, क्योंकि पूरे भारत में जो बल्ब है वो सारे 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने के लिए बनते हैं। तो अगर इसका वोल्टेज V है लेकिन पावर रेटेड P1 है, इसका वोल्टेज V है लेकिन रेटेड पावर P2 है, तो जो पावर कंज्यूम हो रही है, वो जो पावर कंज्यूम्ड है, गौर से देख बोर्ड पे, जो पावर कंज्यूम्ड है वो प्रोपोर्शनल टू 1/P रेटेड आई है कि नहीं आई है? क्योंकि यहां पर आई दोनों में सेम है, दोनों का रेटेड पोटेंशियल भी सेम है, तो जो पावर कंज्यूम्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है? पी रेटेड के। मतलब जो जिसका सीरीज में जिसका पावर ज्यादा होगा वो बल्ब कम चमकेगा। क्यों? क्योंकि जिसकी पावर ज्यादा उसका पावर कंज्यूम्ड कम, जिसका पावर कंज्यूम्ड कम उसकी ब्राइटनेस भी कम। समझ गए बात को? तो मैं सीरीज के लिए बात कर लेता हूं। सीरीज के लिए जो ब्राइटनेस होगी वो ब्राइटनेस किस पे डिपेंड कर रही है? पावर रेटेड पे। क्या तुमको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। अभी लिखना मत है ना, अभी सिर्फ समझते जाना। एक चीज समझा दी, दूसरे पे आओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। देखो बल्ब का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो एक बल्ब तुमने यहां लगा दिया B1, एक बल्ब यहां लगा दिया B2, दोनों का V और V तो सेम ही है। क्या चेंज है? पावर। आया ना? तो मार्केट से जब तुम बल्ब लेके आए तो पैरेलल में लगाए हैं तुमने, तो पैरेलल में क्या सेम होता है? पैरेलल का मतलब होता है वोल्टेज सेम। वोल्टेज सेम है तो उस केस में जो पावर कंज्यूम्ड होगा वो किस फॉर्मूले से गवर्न होगा? V²/R से। मतलब V²/R, और R की जगह आप क्या डालोगे? V रेटेड का स्क्वायर अपॉन P रेटेड। इसका मतलब जो पावर कंज्यूम्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गई? P रेटेड के। हाँ या ना? मतलब जिसकी पावर ज्यादा हो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, और जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वही किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ब्राइटनेस। अब घर में जैसे तुम्हारे पास एक 100 वाट का बल्ब है, एक 200 वाट का बल्ब है। 100 वाट और 200 वाट के बल्ब को अगर तुम सीरीज में लगाओगे तो कौन सा ज्यादा चमकेगा? 100 वाट वाला। जिसकी पावर कम उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। लेकिन अगर तुमने उनको पैरेलल में लगाया है तो 200 वाट वाला। इसीलिए अपने घर में जितने भी कनेक्शन है सारे के सारे पैरेलल में होते हैं। तो जिसकी पावर ज्यादा होती है वो ज्यादा चमकता है, जिसकी पावर कम होती है वो कम चमकता है। समझ में आ गई पूरी कहानी? तो ये पूरी कहानी मैंने लिखा तो दी है, इसको आप लिखना शुरू करिए, और जो चीज अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं वो अपने शब्दों में लिख लेना। चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि एक बल्ब है 100 वाट और 200 वोल्ट का, 100 वाट 200 वोल्ट। दूसरा बल्ब है 150 वाट एंड 200 वोल्ट। दो बल्ब हैं, B1 एंड B2। ठीक है, देखा जाए क्वेश्चन। इस तरीके से कनेक्टेड है। बल्ब नहीं बनाया मैं, प्रॉपर बैटरी ये रजिस्टर बना दिया। दिस इज B1, दिस, इसका EMF कुछ रहा है, EMF E डाल देते हैं। लिखिए पहला पार्ट। इफ सप्लाइड वोल्टेज इज 200 वोल्ट, इफ सप्लाइड वोल्टेज इज 200 वोल्ट। तो मैं बोल रहा हूं तो पहले लिख लेना चाहिए ना, बाकी तो सब लिख ही लोगे बोर्ड पर लिखा है जो। इफ सप्लाइड वोल्टेज इज 200 वोल्ट, then which bulb will be brighter? Then which bulb will be brighter? आंसर बोलो।
हाँ जी, जीवन मतलब पावर जो कंज्यूम्ड है सीरीज के केस में वो प्रोपोर्शनल टू 1/p रेटेड हो जाएगा, है ना। तो जिसकी पावर ज़्यादा वो कम चमकेगा, जिसकी पावर कम वो ज़्यादा चमकेगा। सो दैट मीन्स E1 विल बी ब्राइटर देन, तुम्हारे भविष्य से ज़्यादा उज्जवल लग रहा है मुझे। ठीक है जी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन था। इस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम जानते हैं नहीं 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 नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने बात करी है। दूसरा पार्ट लिखा जाए। फाइंड द पावर ऑफ ईच बल्ब, फाइंड द पावर ऑफ ईच बल्ब। कौन सी पावर है? कंज्यूम्ड, रेटेड तो दे रखी है। फाइंड द पावर ऑफ ईच बल्ब। हमेशा बोर्ड में तो नहीं दी होगी, बोर्ड में तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। भोला बच्चा। कितनी आई पावर? अब मजा आएगा, मुझे क्या पता। चलो मैं करूँ क्या? जैसे इस बल्ब 1 के लिए अगर मैं पहले रेजिस्टेंस निकाल लूँ तो रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा V²/P, मतलब 200 का स्क्वायर अपॉन P की वैल्यू कितनी है 100, तो कितना हो गया है 200 इंटू 200, 200 दूनी 400, 400 हो गया। 400 कितना बोला था तुमने? होली बच्ची है तो। R2 की बात कर लेंगे अगेन, फॉर्मूला V²/P, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 150, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 150, इससे ये कट गया, 5 चौके 20, 5 तिया 15, तो 800/3 आ रहा है यार। ऐसे ही आ रहा है क्या? सही है, ठीक। अब बात करते हैं भैया आर इक्विवेलेंट। मुझे नहीं पता, इंडिविजुअल पूछा है या एक साथ पूछा है उसने? ईच पूछा है, मतलब भाई अलग अलग चाहिए इसे, तो पहले आर इक्विवेलेंट करंट के लिए निकाल ले। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया R1 प्लस R2, हालांकि इसके शॉर्टकट भी हैं अभी तो, लेकिन तुम आराम आराम से पूरा कर लो। 400 प्लस 800/3, तो 400 चाहो तो बाहर ले लो, बाई 3, 5/3, 5 चौके 20, 2000/3, आर इक्विवेलेंट हो गया। आई की बात कर लेंगे तो V/R इक्विवेलेंट, ई की वैल्यू क्वेश्चन में 200 दे रखी है, ये हो जाएगा 2000/3, 200 से 200 कट गया तो करंट आ गई 0.3 एम्पियर। यही करंट आ रही क्या? अरे हाँ है ना। और करंट अगर इतनी आ रही है तो फिर अब हमसे पावर अगर P1 पूछी जाए तो हम बोल देंगे I²R1, मतलब 3/10 का होल स्क्वायर, R1 की वैल्यू है 400, तो ये तो 9 वाट आ गई यार, 9 चौक 32, 32 वाट आ गई। 9 चौक 36 होते हैं यार, 36 वाट आ गई। वाट लगा दूंगा तुम्हारी, सुन रहे हो? वाट लगा दूंगा, पावर की यूनिट वाट लगा दूंगा। फिर इसके बाद दूसरे वाले में हो जाएगा I²R2, मतलब 3/10 का होल स्क्वायर,
R2 की वैल्यू कितनी है भैया? 800/3। बड़ा आतंक मचा रखा है भाई इसने। 800 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3, तो इससे ये मर गया। 3 तिरका 9, 8 तिया 24, 24 वॉट आ गया दूसरे वाले का। सही है भाई? ठीक है। हाँ जी, तो हाँ, तो P1 P2 दोनों आ गए। दो पार्टी पूछे ना अभी तो। तीसरा क्वेश्चन, if supplied voltage is 450 volt, if supplied voltage is 450 volt, then which bulb will fuse? If supplied voltage is 450 volt, then which bulb will fuse? देखते हैं। अरे रुक जा भाई, कितना है? 450 वोल्ट है। ये कितना था जरा बताना, पावर कितनी थी इसकी? 100 वॉट और 200 वोल्ट, ये रेटेड था। और इसका था 150 वॉट और 200 वोल्ट, ये रेटेड था। ये R1 था और ये R2 था। ठीक है। अब देखो यार, चीज़ें ना आसानी से कैसे की जा सकती हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो, बल्ब जो ऑपरेट करेगा will operate smoothly if potential across it is less than rated potential। अगर रेटेड पोटेंशियल से कम है तो बल्ब स्मूथली चलेगा, वरना बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो अपन को बस यही चेक करना है कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है। तो R जो था वो V रेटेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P रेटेड था कि नहीं था? मतलब R1 अपॉन R2 जो होगा वो P रेटेड 2 इंटू P रेटेड इस टू P रेटेड 1 होगा कि नहीं होगा? इनवर्स रिलेशन है तो, क्योंकि V तो दोनों में ही सेम है। अब यहाँ पर जो P रेटेड 2 है वो है 150 और ये कितना है? 100। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3:2। भाई साहब R1:R2 पता चल गया। हालांकि तुम कैलकुलेट भी कर चुके थे, आप चाहो तो वहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन अपन ने R1:R2 पता कर लिया। अब सीरीज में है, इन सीरीज क्या सेम रहता है? करंट। V इज इक्वल टू IR के हिसाब से V किसके प्रोपोर्शनल है? R के। तो इसका मतलब जो V1:V2 होगा वो कितना हो जाएगा? R1:R2। मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है V1 और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है V2, वो अपन को निकालना है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया R1:R2 की वैल्यू आ गई 3:2। भाई साहब V1:V2 पता चल गया। अब तो तुम्हारा काम खत्म। अब तुमको बस V1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो V1 कितना है? 3/3 + 2, किसको डिवाइड करना है? 450 को। ये बात मैं बता चुका हूँ कैसे किया जाता है डिवाइड। तो यहाँ से जो V1 आया वो 9 5 45 9 27 270 वोल्ट आ गया।
सिमिलरली V2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 450, मतलब 180 वोल्ट। किसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है, 1 के अक्रॉस या 2 के अक्रॉस? 1 के अक्रॉस। तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? B1 फ्यूज हो जाएगा। तो B1 बल्ब विल गेट फ्यूज्ड। निबट गया। कौन सा फूट गया? B1। ये पूरा जो डिस्कशन है आपके बोर्ड के लिए नहीं है, तो इसमें ज़्यादा परेशान ना हो। क्यों इतनी खुश हुए जा रही है? अरे क्या मिल गया तुझे? देखो भाई, अगले तुम 5 मिनट तक रोगे तो नहीं ना? तुम्हारे घर वाले परेशान तो नहीं होंगे? तो फिर अपन को कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए? घर वाले थोड़ी परेशान होने चाहिए। शुरू करें? अरे क्या हुआ? तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। क्या बोला? अच्छा, घर वाले या घर वाली, मतलब कौन? पहले उसे समझाओ यार, जोक समझाओ उसे। छाप लिया ना? बेटा छापना है। छापना है।